हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड गाइस, आशा एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लूसेंट की सीरीज़ में, लूसेंट की जो बुक है उस सीरीज़ में इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इसे हम देखेंगे। इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हैं और आपको ये कंटेंट पसंद आ रही है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू डू नॉट डू दिस, प्लीज़ 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 डू इट। एंड जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ उनका नोटिफिकेशन मिलने के लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इसको 3 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म में बांटा जा सकता है। पीरियड वाइज इसको 3 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमारे देश को नुकसान हुआ वो इकोनॉमिक नुकसान हुआ ब्रिटिश रूल से। ठीक है। इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला स्टेज है जो नुकसान का है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर पड़ा है, वो था फर्स्ट फेज़। एंड फर्स्ट फेज़ इज़ ऑल अबाउट द मर्केंटाइल फेज़। मर्केंटाइल मतलब होता है कि आप जो फिजिकल गुड्स का सेल वगैरह करते हो, दैट इज़। एंड ये पीरियड रहा 1757 से लेकर 1813 का। सो पॉइंट है यहाँ पे कि द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड इट्स पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज ट्रेड एंड डिक्टेट टर्म्स टू ट्रेडर्स ऑफ बंगाल। कहने का मतलब है इस पीरियड में वो क्या करते थे, दस्तक खुद तो यूज़ कर लेते थे। मतलब दस्तक था फ्री पास। ट्रेड के लिए किसी भी जगह पे जाते हो तो आपको ट्रेड के लिए कोई भी टैक्स ना देना हो, उसके लिए दस्तक सिस्टम था। इसका ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते थे, खुद तो फ्री में ट्रेड करते थे, जो इंडियन व्यापारी थे उनको वो टैक्स देना पड़ता था। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज इट्स पॉलिटिकल पावर, क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसको जीत गए थे और जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ था उनको। एंड फाइनली 1765 में तो हुआ ही था। तो यहाँ पे ये डिक्टेट करने लगे, अपने मोनोपोली को दिखाने लग गए पॉलिटिकल पावर की वजह से, पॉलिटिकल विल की वजह से, थ्रू दस्तक वगैरह जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, imposition of inflated prices of goods led to buccaneering capitalism, whereby wealth flowed out of the barrel of the British traders' gun. इन्फ्लेटेड प्राइसेस, गुड्स के जो दाम थे, जो प्राइसेस थे, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हुए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। एंड दिस लेड टू बकेनियरिंग कैपिटलिज्म, वेयरबाई वेल्थ फ्लोड आउट ऑफ द बैरल ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स गन। तो ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ का मतलब है, सिंपल शब्दों में समझे तो जो है वेल्थ जो है ये बहुत सारा इन्होंने इन्फ्लेटेड प्राइसेस ऑफ गुड्स की वजह से जनरेट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सो रेवेन्यू ऑफ बंगाल वेर यूज टू फाइनेंस एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड। ठीक है। जो भी चीज़ कमाते थे बंगाल को इन्होंने हड़प लिया था। बंगाल से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसको फाइनेंस करते थे। उस रेवेन्यू का यूज कैसे होता था, एक्सपोर्ट के लिए यूज होता था। यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते थे उसमें यूज करते थे उस रेवेन्यू को। सेकेंड फेज़ जो था इंडस्ट्रियल फेज़ था, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया अपने लिए। सिर्फ आप सोचोगे कि कोई नेशन आके कॉलोनाइज करे और वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों करेगा, वो इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा हो। तो दिस कम्स अंडर द सेकेंड फेज़, द इंडस्ट्रियल फेज़ 1813 टू 1858, जिसमें रेलवे, टेलीफोन लाइन, तमाम ऐसी चीज़ें आई, कारखाने खुले, है ना। सो इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड एज ए मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटिश गुड्स था, यहाँ से क्या करते थे ब्रिटिशर्स, रॉ मटेरियल ले जाते थे। फॉर एग्जांपल कॉटन है, कॉटन इज़ ए रॉ मटेरियल, यहाँ से ले जाएंगे और इसी कॉटन को यूज़ करके ब्रिटेन में शर्ट्स बना दिया, कपड़े, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स बना दिए। ठीक है। और उसी टेक्सटाइल्स को लाके इंडिया में बेच रहे थे, एज ए मार्केट यूज़ कर रहे थे। सो इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड एज ए मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। एंड एक एक्ट आया था, दिस वाज एक्ट ऑफ, चार्टर एक्ट था बेसिकली, एक्ट ऑफ 1830 बोलते हैं, 1813। दिस अलाउड वन वे ट्रेड फॉर ब्रिटिश। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिशर्स मोनोपोली यूज़ करते थे। एज ए रिजल्ट द इंडियन मार्केट्स फ्लडेड विथ चीप एंड मशीन मेड इम्पोर्ट्स, यानी कि हमारे यहाँ सस्ते जो है कपड़े आने लगे, क्योंकि उस पर ड्यूटी नहीं लगा पाते थे
हम लोग उन पे, ठीक है, वो ड्यूटी फ्री आते थे, उस पर कोई भी इंपोर्ट टैरिफ वगैरह कुछ भी नहीं लगाते थे हम लोग, तो बहुत सस्ते आते थे और लोग उसे खरीदने लगते थे। तो एज ए मार्केट तो एक्सप्लॉइट किया ही है। वही हमारा जो फिनिश्ड गुड होता था वो जैसे इंग्लैंड में जाता था तो वहाँ पे हाई रेट का टैरिफ वो लोग लगा देते थे। तो वन वे ट्रैफिक हो गया था, वन वे कंट्रोल था ट्रेड का ब्रिटिशर्स के द्वारा दिस फेज में। एंड इंडियन ट्रेडर्स लॉस फॉरेन एज वेल एज होम मार्केट ऑल्सो, क्योंकि फॉरेन में तो उनका माल जाता था तो महंगा हो जाता था, हाई टैरिफ देना पड़ता था, और इंडिया में सस्ते सस्ते कपड़े आ गए थे ब्रिटिशर्स के, तो दोनों मार्केट इंडियन जो है ट्रेडर्स को लॉस्ट हो गया, दोनों का लॉस हुआ उनको। सो इंडियंस वेयर फोर्स टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट फिनिश्ड गुड्स। तो हम क्या करने लग गए, रॉ मटेरियल मतलब हम कॉटन भेजने लग गए, हम तमाम रॉ मटेरियल वहाँ भेजने लग गए, इसी से हमारा थोड़ा बहुत अर्निंग हुआ, और वहाँ से फिनिश्ड गुड जो आता था उसे हम खरीदते थे। तो इसमें फ़ायदा किसको हुआ, फ़ायदा तो ब्रिटेन को हुआ। सो हेवी इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स टू इंग्लैंड टू डिस्करेज देम इन मार्केट लगाया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई। मैंने अभी बताया था कि टैरिफ इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता था बहुत हाई होता था, इंडियन जो गुड जाता था इंग्लैंड के मार्केट में घुसने से पहले उस पर हाई टैरिफ लगा दिया जाता, तो काफ़ी महंगा हो जाता था वो, वहाँ पे मार्केट पकड़ ही नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि मार्केट कौन सी चीज़ पकड़ती हैं, जो सस्ती होती हैं, महंगी चीज़ों का मार्केट नहीं बनता है इन जनरल, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। नेक्स्ट आता है थर्ड फेज, दैट इज़ फाइनेंशियल फेज, एंड दिस फेज वाज 1860 ऑनवर्ड। थर्ड फेज वाज फाइनेंशियल फेज एंड दिस फेज वाज 1860 ऑनवर्ड्स. So British consolidated their position in India and made India a market for manufacturers and supplier of foodstuff and raw material. देख सकते हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू रहा, फाइनेंशियल फेज आया जिसमें ब्रिटिशर्स ने दबा के पैसा इन्वेस्ट किया हमारी कंट्री में, ठीक है, हेवी इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में, लेकिन हमारा जो कैपिटल ग्रो होना चाहिए था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो ग्रो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास पैसा होता ही नहीं था। रीज़न बीइंग हम सप्लायर बन गए थे फूड स्टफ़ का, हमारे यहाँ खेती अच्छी खासी होती है तो हम लोग फूड स्टफ़ प्रोवाइड करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंड ब्रिटिश कंट्री को रॉ मटेरियल देते थे, कॉटन वगैरह ये सब, और वो लोग क्या करते थे यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट अपना बना रहे थे, इस्टेब्लिश कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ इसमें 1853 में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आया 1853 में ही, बैंकिंग सिस्टम आया। अच्छा, पहला रेलवे जो लाइन चला था वो मुंबई टू थाने चला था, बॉम्बे टू थाने, ठीक है, तो ये पूछा जाता है कई बार। बैंकिंग सिस्टम आया, पहला बैंक आया अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। हेवी ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में एंड द बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट इंक्रीजेस। पब्लिक डेप्ट का मतलब है कि भारत ही सब चीज़ फाइनेंस करता था, चाहे वार लड़े ब्रिटेन उसको भी भारत ही फाइनेंस करेगा, वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी हम ही फाइनेंस कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिशियल यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी हमसे ही जा रही है, तो पब्लिक डेप्ट इंक्रीज होता गया। इंडस्ट्रीज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में आई, ठीक है, जो कि एक इंडिजिनस थी, मतलब, लेकिन एक ही चीज़ से क्या होगा। फिर आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ से सिंपल समझ लो कि भारत का पैसा जो है लूटा जा रहा था, यहाँ से ड्रेन करके उसको यूटिलाइज़ कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को फाइनेंस करने में, अपनी कंट्री को रिच बनाने में। सो दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ही साइटेड इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी इन्होंने, और इस थ्योरी को हाईलाइट और भी ज़्यादा कर दिया आर.सी. दत्ता ने इन हिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में लिखी थी, ब्लेम्ड ब्रिटिश पॉलिसीज़ फॉर इंडियन इकोनॉमिक इल्स। सारा चीज़ ब्लेम किया गया क्योंकि होता भी था हैंडीक्राफ्ट जो हमारी इंडस्ट्री थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया, एकदम लंगड़ा दिया उसको और लूट लिया, हमें बिल्कुल लूट लिया, हमारे मतलब मार्केट को ग्रो ही नहीं होने दिया। रीज़न मैंने कैसे बताया कि यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, फूड स्टफ जाता था, एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट क्या होता था वहाँ से फिनिश्ड गुड जैसे कि कपड़े, बाकी सारी चीज़ें, है ना। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी रेफर्स टू ए पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू इट्स पीपल। देखो जीडीपी जो है, नेशनल प्रोडक्ट जो है, एनडीपी कह लो, नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, एनडीपी नेशनल प्रोडक्ट जो है, ये होता है कि सरकार की साल की कमाई, ठीक है, साल की कमाई मान लो इसको, साल की कमाई को जो हम कमाते थे वो हमारे लोग यूज ही नहीं कर पाते थे, उसको कहाँ यूज किया जाता था। ब्रिटिश जो वार लड़ती थी उसको फाइनेंस करती थी, उसी से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल यहाँ पे काम करते थे उनकी सैलरी दी जाती थी, ठीक है, एक्सपोर्ट में जो खर्चा होता था उसको दिया जाता था, तो हमारे पे ये खर्च ही नहीं होता था, नॉट इवन ऑन द बेसिक थिंग्स जैसे हेल्थ,
सैनिटरी थिंग, इस सब चीज़ों पे भी खर्चा नहीं हो रहा था। सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रेन वेयर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रेन की बात करें तो पहला आता है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन बाय कंपनी सर्वेंट्स फॉर्च्यून्स फ्रॉम रूलर्स, जमींदार्स, ठीक है, मर्चेंट्स, कॉमन मैन एंड सेंडिंग देम होम। ये कंपनी के जो ऑफिशियल या फिर सर्वेंट होते थे वो क्या करते थे, गिफ्ट लेते थे रूलर से, ज़मींदार से, मर्चेंट से, पैसा लेते थे, कॉमन मैन से तक से ले लेते थे और उसे अपने ब्रिटेन में भेजते थे। तो एक तरीके से एक तरीका कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, एक पार्ट हो गया इसका ड्रेन ऑफ वेल्थ का। नेक्स्ट है परचेजिंग गुड्स आउट ऑफ रेवेन्यूज़ ऑफ बंगाल। बंगाल से रेवेन्यू जनरेट हुआ, बंगाल में इन्वेस्ट कर दो यार, कितना फेमीन आया बंगाल में, लेकिन नहीं, उसको कोई नहीं देखने वाला था। यहाँ की रेवेन्यू कहाँ यूज होगी, गुड्स परचेज करने में ब्रिटेन के लिए और उसको एक्सपोर्ट करने में। दिस वाज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ड्यूटी फ्री ट्रेड, जो कि मैंने बोला दस्तक के तौर पे यूज़ करते थे, प्रोवाइडेड टू ब्रिटिश गेव देम ए कम्पिटिटिव एज ओवर इंडियन ट्रेडर्स, क्योंकि उनके माल सस्ते हो जाते थे, ड्यूटी लगती ही नहीं थी उन पर। दीज सब्सिडीज़ वेयर फाइनेंस्ड फ्रॉम इंडियन ट्रेजरी। चौथा है रिमिटेंसेज और सैलरीज, जो हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल यहाँ पे काम करते थे उनको जो सैलरी दी जाती थी, उनको जो रिमुनरेशन पैसा दिया जाता था, वो भेजते थे पैसा अपने देश में, तो हमारा तो वो पैसा रहा ही नहीं। These incomes remittances were sent by them to England. फिर आता है home charges और cost of salaries and pensions of company official in India were paid from Treasury of India. Hefty interest were paid to British investors. जो भी इन्वेस्टमेंट ब्रिटिशर्स करते थे यहाँ पे उनको बहुत ह्यूज रिटर्न मिलता था, तो बहुत ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। हमारे जो बिजनेसमैन थे उनको इन्वेस्टमेंट का मौका ही नहीं मिलता था। सो कॉल्ड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट था ही नहीं, ये तो ब्रिटिश फाइनेंशियल मार्केट था। अब इफेक्ट देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ का। तो इफेक्ट की बात करें तो इट स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेज एंड चेक्ड, इट स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेज, बिल्कुल बौना कर दिया, बिल्कुल हमारे जो है ग्रोथ हुआ ही नहीं हमारे इंटरप्राइजेस का। एंड चेक्ड एंड रिलेटेड रिटार्डेड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कैपिटल कैसे फॉर्म होगा जब सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो इंडियन कैपिटल कहाँ फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है इट फाइनेंस्ड कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इन ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का डेवलपमेंट हमारे पैसे से फाइनेंस हो रहा था। थर्ड वन, इंडिया वॉज केप्ट एज अ जोन ऑफ फ्री ट्रेड विदाउट allowing it to develop the ability to compete. India was kept as a zone of free trade without allowing it to develop the ability to compete. Next आता है fourth one, plantation, mines, jute mills, banking, shipping, export, import concerns promoted a system of interlocking capitalist firm managed by foreigners. ठीक है, plantation, mines, jute mills, banking, shipping, export, import concerns promoted a system of interlocking capitalist firm managed by foreigners and it drained resources from India. Next आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो तीन तरीके के बेसिकली लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए थे। तो सबसे पहला उसमें था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट को इस्तेमारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। क्या था सिस्टम, एक्चुअली 3 सिस्टम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लाए गए, जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट, बनारस वगैरह के लिए, मद्रास में भी थोड़ा सा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में ये इम्प्लीमेंट किया गया। तो फैलाव अलग अलग रहा तीनों सिस्टम का। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला देख लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम जमींदारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, एज यू नो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो हुआ ही, साथ में यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बनारस में, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में भी ये हुआ, ठीक है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में, जब मद्रास की बात आती है तो हम सोचते हैं वहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम, नहीं, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में अस्थाई बंदोबस्त था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट था। और ये सिस्टम लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। इसे प्लान किया था जॉन सोर ने, ठीक है। जॉन सोर प्लान्ड द परमानेंट सेटलमेंट, बट लाया गया किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। तो दोनों नाम एसोसिएटेड है, याद रखेंगे। इट डिक्लेयर्ड जमींदार्स एज ऑनर्स, जो एरिया में जमींदार थे उनको लैंड का ऑनरशिप दे दिया गया और बोला गया कि आप हमें फलाना इतना जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके दोगे। दैट वाज they could keep 1/11 of the revenue collected to themselves.
ठीक है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका 1/11वां भाग खुद के पास रख लेते थे, वाइल ब्रिटिश गॉट द फिक्स्ड शेयर ऑफ 10/11 ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड एंड जमींदार्स वेर फ्री टू फिक्स द रेंट्स। तो जो किसानों को वे रेंट पे देते थे, जो रेंट देते थे उसके लिए फ्री थे बिल्कुल फिक्स करने के लिए, तो एक्सऑर्बिटेंट रेंट फिक्स कर देते थे जिससे कि इनका मुनाफा खूब हो जाए, कंपनी को भी फ़ायदा हो जाए, और किसान गया ठन ठन गोपाल। सो दे एज्यूम्ड a third of their ownership. Many जमींदार्स stayed in town. टाउन में रहते थे, मस्त लेविस लाइफ जीते थे, अपना रेंट पे लगा रखा था ज़मीन को, और मार पीट करके एक्सप्लॉइट करके टेनेंट्स को पैसा वसूल लेते थे। तो ये सिस्टम था। एक और सिस्टम आया, रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम स्पेशली थॉमस मुनरो के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, मद्रास और बॉम्बे में लगाया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। रैयत मतलब होता है, सबसे पहले जानो, रैयत मतलब होता है किसान। तो यहाँ पे ऑनरशिप डायरेक्टली किसानों को दे दिया गया और किसानों से ही डायरेक्टली टैक्स लिया जाने लगा। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास इन 1820, ठीक है। एंड थॉमस मुनरो, देन गवर्नर ऑफ मद्रास, एंड चार्ल्स रीड रिकमेंडेड इट, ठीक है। थॉमस मुनरो उस समय का गवर्नर ऑफ मद्रास, और चार्ल्स रीड ने इसे रिकमेंड किया था। इन दिस ए डायरेक्ट सेटलमेंट वॉज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रैयत। रैयत दैट इज़ किसान या कल्टिवेटर, डायरेक्ट सेटलमेंट था दोनों के बीच में, बट इसमें भी एक्सप्लॉइटेशन होता था, बहुत ज़्यादा टैक्स मांगा जाता था। द रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द सॉयल एंड नेचर ऑफ द क्रॉप। इट वॉज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो। बट ये सब थियरी है, प्रैक्टिकल में कुछ और ही हो रहा था। द पोजिशन ऑफ कल्टिवेटर्स बिकम मोर सिक्योर, बट द रिजिड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ऑफन फोर्स्ड हिम इनटू द क्लचेज ऑफ मनी लेंडर्स। जिस साल फेल हो गया क्रॉप, उस साल भी पैसा देना है, आपकी कोई मुक्ति नहीं है टैक्स से। आप किसान हो तो आपको, आपका क्रॉप हो या ना हो, कैसी फसल हुई है नहीं हुई है, कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्टली पैसा देना है। इसके वजह से बेचारे मनी लेंडर्स के चंगुल में फंसे, क्योंकि कई बार होता नहीं था क्रॉप, और वो जाते थे मनी लेंडर्स के पास, वहाँ पैसा लेते थे और वहाँ पे हाई रेट ऑफ टैक्स देना, इंटरेस्ट देना पड़ता था, ज़मीन भी खो देनी पड़ती थी। सो द बिसाइड्स दिस द गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकम ए बिग जमींदार and retained the right to enhance revenue it would while the cultivator was left at mercy of its officers। तो काफ़ी ये भी ड्रैकोनियन था। एक और सिस्टम यानी कि आखिरी सिस्टम आया था, महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम क्या था? इट वाज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सेटलमेंट। मॉडिफाइड वर्जन था। एरिया जान लो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में और आगे बताऊंगा मॉडिफाइड कैसे था, क्या था। पहले एरिया जान लो। तो एरिया था गंगा वैली, यानी कि यूपी का बहुत सारा पार्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश वगैरह, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सब एरिया में महलवाड़ी सिस्टम लगाया गया। फिर से बताता हूँ, गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि पंजाब और उसके आसपास का एरिया जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया वॉज अंडर महलवाड़ी सिस्टम। यहाँ पे जो रेवेन्यू सेटलमेंट था, दिस वाज टू बी मेड बाय विलेजेस और स्टेट्स विथ लैंडलॉर्ड्स। होता क्या था कि विलेज का जो हेडमैन होता था ना, उसको जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई आप जो है कुछ ग्रुप ऑफ हेड विलेजेस का जो है हेड हो आप, और आप जो है टैक्स दोगे हमें। सो इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ए सेटलमेंट वाज मेड विथ विलेज कम्युनिटीज वाइल विच मेंटेन्ड ए फॉर्म ऑफ कॉमन ओनरशिप नोन एज भाईचेर और विथ महल्स विच वेयर ग्रुप ऑफ विलेजेस। सो रेवेन्यू वाज पीरियडिकली रिवाइज्ड। इसमें भी रिवाइज किया गया। ये भी कोई अच्छा सिस्टम नहीं था, सब एक्सप्लॉइटेशन वाले थे। सबसे ज़्यादा थोड़ा ज़मींदारी सिस्टम था। सो कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम अब देख लेते हैं, इसके क्या जो है इम्पैक्ट हुए इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, उसको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो पहला जो इम्पैक्ट आया वो था द लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड मार्केट इकोनॉमी एंड डिड अवे विथ कस्टमरी राइट्स। कैश पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इनकरेज्ड मनी लेंडिंग एक्टिविटी। सिंपल शब्दों में समझो, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे एवरीथिंग इज मार्केट बेस्ड, प्राइस इज नॉट कंट्रोल्ड, ठीक है।
तो लैंड सेटलमेंट मार्केट इकोनॉमी टाइप का हो गया था, जो भी ज़मींदार आ जाए वो जितना चाहे अपना भाव लगा दे, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, रेंट हाई करके दे दे किसानों को, मार्केट इकोनॉमी आ गई। कस्टमरी राइट जो किसानों को होता था वो छीन गया उनका, कैश पेमेंट होने लग गया रेवेन्यू का, और जिससे पहले क्या था कि क्रॉप में भी पेमेंट होता था, अब कैश पेमेंट होने लग गया। इसके वजह से मनी लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, मनी लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ गई। सो इट शार्पेंड सोशल डिफरेंशिएशन, गरीब गरीब होता चला गया, ज़मींदार आ गए तो सोशल डिफरेंशिएशन काफ़ी बढ़ गया। द रिच हैड एक्सेस टू द कोर्ट्स टू डिफेंड देयर प्रॉपर्टी, वाइल जो पुअर था उसको लात मार के भगा दिया जाता था। तो इससे क्या है, सोशल डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा हो गई। Foreseeable growing of commercial crops led to the peasant to buy food grains at high prices and sell cash crop at low prices, especially इंडिगो जैसी चीज़ें, टी प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन, ऐसी चीज़ें कैश क्रॉप में ज़्यादा चाहते थे लोग। ज़मींदार चाहता था कि कैश क्रॉप हो, तो किसान के पास खाने को है ही नहीं, कैश क्रॉप सस्ते दाम पे बेच रहा है और फूड ग्रेन महंगे दाम पे खरीद रहा है, अकाल तो पड़ेगा ही, मृत्यु तो होगी ही। तो हुआ, द एस्टेब्लिश्ड of Indian villages was shaken and the entire setup of the rural society began to break up। ठीक है, काफ़ी दिक्कतें आई। इसी के वजह से पीजेंट मूवमेंट्स हुए कई सारे। किसान जब प्रॉब्लम में आएगा तो पीजेंट मूवमेंट तो होगा ही, ट्राइबल रिवोल्ट भी हुए। इन सबको हम एक पार्टिकुलर इसमें देख लेते हैं बॉक्स में, जो कि पहले भी हमने देख लिया है, बट स्टिल वी विल गो थ्रू एक पैनी नज़र में। सो पीजेंट मूवमेंट देखिए, इंडिगो रिवोल्ट हुआ बंगाल में 1859 में हुआ। विष्णु और दिगंबर विश्वास इसके लीडर थे। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये विश्वास ब्रदर्स थे, दोनों भाई थे, इसके लीडर निकले। पबना रिवेलियन रिवोल्ट हुआ बंगाल में ही 1870 में। ईश्वर रॉय इसके लीडर थे। साबू पाल, खोदी मोला, ये सब इसके लीडर थे। देन होता है डेक्कन राइट्स हुए थे, वहाँ पे महल रैयतवाड़ी सिस्टम था, वो काफ़ी ड्रैकोनियन था। महाराष्ट्र में हुआ 1875 में, जिसमें एक कल्लू राम का नाम आता है, कहानी है आगे बताऊंगा। रामोसी मूवमेंट हुआ महाराष्ट्र में 1879-80 के आसपास। 79 में वासुदेव बलवंत फड़के इसके लीडर थे। बिजोलिया मूवमेंट हुआ राजस्थान में 1913 में। सीताराम दास इसके लीडर थे। विजय पाठिक सिंह भी इसके लीडर थे। चंपारण सत्याग्रह हुआ, गांधी जी इसमें लीडरशिप दिया गांधी जी ने, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में, पहला मूवमेंट था। बिहार में हुआ 1917 में, 3 कट्ठिया सिस्टम के अगेंस्ट में। 3 कट्ठिया सिस्टम मतलब कि नील की खेती आपको 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में करनी होती थी कंपल्सरीली। खेड़ा सत्याग्रह किया किसानों के लिए ही गुजरात में 1918 में। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल इसके लीडर थे। मोपला रिवेलियन हो गया, रिवोल्ट हुआ। मोपला एक कम्युनिटी है मालाबार कोस्ट केरल की, जो कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं। 1921 में हुआ। सैयद अली और सैयद फजल इसके लीडर थे। बारदोली और बोरसाद सत्याग्रह हुआ, रिवोल्ट हुआ 1928 में गुजरात में, वल्लभ भाई पटेल ने किया, और इसी के बाद गांधी जी ने इनको टाइटल दिया सरदार का। इनफैक्ट ये टाइटल वहाँ की महिलाओं ने दिया था। तिभागा मूवमेंट हुआ बंगाल में 1946 में। काम पारन सिंह इसके हेड थे, नियामत अली भी हेड थे, लीडर थे बेसिकली। फिर आता है पुन्ना प्रावल्यर, केरल में ये एक रिवोल्ट हुआ 1946 में। और तेलंगाना मूवमेंट हुआ आंध्र प्रदेश में 1946 में, जिसके लीडर थे कुमरैया एंड सुंदरैया। यूपी किसान सभा मूवमेंट चला यूपी में 1918 में ये बना था, एंड इंद्र नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा इसके लीडर थे। अवध किसान सभा का इस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुआ यूपी में। बाबा रामचंद्र इसके लीडर थे। एका मूवमेंट चला मदारी पासी का। मदारी पासी लोअर कास्ट थी। 1921 में इन्होंने लीडरशिप दिया था इसको। इसमें कांग्रेस ने इसको सपोर्ट नहीं किया। फॉरेस्ट सत्याग्रह साउथ इंडिया में हुआ। साउथ इंडिया में फॉरेस्ट सत्याग्रह 1931 में NV रामा नायडू के नेतृत्व में, NG रंगा के नेतृत्व में ऑल इंडिया किसान सभा बनी। 1936 में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती, बिहार के एक बहुत बड़े किसान नेता। कैसे लोगे लगान, डंडा हमारा जिंदाबाद, इनका नारा था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स देख लेते हैं। तो पहला हुआ था चुआर काफ़ी फेमस है और BPSC वगैरह में बहुत पूछा जाता है। चुआर रिवोल्ट 1766 से लेकर 72 तक हुआ था।
राजा जगन्नाथ इसके लीडर थे। क्या कारण था? कारण था एक्सेस रेवेन्यू डिमांड करने लग गई थी सरकार। बंगाल में फेमिन भी आ गया था, तो इस वजह से चुआर रिवोल्ट हो गया। भील्स ट्राइब का रिवोल्ट हुआ 1817 में। भील ट्राइब सबसे बड़ी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया में। सेवाराम के नेतृत्व में ये रिवोल्ट हुआ, एग्रेरियन हार्डशिप की वजह से हुआ था। हो ट्राइब है, ये छोटा नागपुर की ट्राइब है, सिंहभूम वगैरह में रहती है। 1820 में इन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। सिंहभूम को, जो कि झारखंड में प्रेजेंट बनता है, तो इस पे ब्रिटिश ऑक्यूपेशन का हो गया, तो वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनको जो है जगह छीन गया। रामोसी रिवेलियन हुआ, ये हैदराबाद में पड़ता है, 1822 में हुआ था। चित्तूर प्रताप और दत्तराया पतकर, चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह और दत्तराया पत्रक इसके लीडर थे। ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ था। कोलीज का रिवेलियन हुआ 1824 में, कोली ट्राइब। डिसमेंटल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इनकी राइट्स छीन लिए गए, फॉरेस्ट को काटा जाने लग गया। अहोम ट्राइब, असम वाली, 1828 से लेकर 1833 तक इन्होंने रिवोल्ट किया। गोमाधर कुंवर ने इसको लीडरशिप दिया, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की वजह से ये हुआ था। खस्सी ट्राइब, खस्सी जयंतिया ट्राइब है, ठीक है, और मेघालय में पड़ता है ये। 1829 से लेकर 32 तक हुआ। तीरूथ सिंह इसके लीडर थे, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ था। कोल रिवेलियन हुआ, कोल रिवेलियन 1831-32 में। बुद्धू भगत इसके हेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धू भगत, स्टार मार्क। लैंड ट्रांसफ़र आउटसाइड, जो लैंड था वो दूसरे लोगों को, आउटसाइडर्स को उसका राइट दिया जाने लग गया, और जो ट्राइबल चीफ थे उनके राइट छीन लिए गए थे। संथाल्स का रिवेलियन हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क। 1855-56 में सिद्धू वॉज बिट्रेड, कान्हू वॉज मर्डर्ड। तो ये सिद्धू और कान्हू ब्रदर्स थे, इन्होंने लीडरशिप दिया था ब्रिटिश रूल में। ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, एक तरफ से तीर कमान चल रहे थे, दूसरी तरफ से तोप बम चल रहे थे, बट फिर भी इन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। नायकदा मूवमेंट हुआ, रिवोल्ट हुआ 1858 में रूप सिंह के नेतृत्व में। रीजन क्या था? फॉर धर्मराज अगेंस्ट द जोरिया भगत एंड ग्रेजिंग एंड टिम्बर। ग्रेजिंग और टिम्बर पे भी रोक लगा दिया गया था, इसके लिए ये मूवमेंट हो गया। भूयन एंड जुआंग, ये भूयन एंड जुआंग 1867-68 और 91 में, 1891 में हुआ। रत्ना नायक और धरनी नायक इसके हेड थे। इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोटीज ऑन थ्रोन की वजह से हुआ था। कच्छा नागाज, नागा के ये नेतृत्व में 1882 में एक ट्राइबल रिवेलियन हुआ। शंभुदेन ने इसको हेड किया था, ब्रिटिश इंटरवेंशन की वजह से हुआ था। मुंडा उलगुलन, स्टार मार्क। संथाल, मुंडा, हो, चुआर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भील का दोबारा भी हुआ है, देखो। तो मुंडा अपराइजिंग को उलगुलन भी बोलते हैं। 1899 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये बोलते थे कि मेरे पास गॉड के पावर हैं, गॉड से मेरा कनेक्शन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से हुआ था। मिशनरी एक्टिविटी हो रही थी, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा था, फोर्स्ड लेबर्स भी कराया जा रहा था। भील अपराइजिंग 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ए टेम्परेंस एंड प्यूरिफिकेशन मूवमेंट की वजह से। ओरांव ताना भगत मूवमेंट 1914 में, जिसने गांधी जी के फिलोसफी को माना था। रिलीजियस रीजन की वजह से हुआ था। जतरा भगत और कुछ और भगत मिल के इसको लीड किया था। चेंचुस मूवमेंट हुआ 1921-22 में, ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट की वजह से। कोया ट्राइब्स, रंपा रिवेलियन, ये सब आंध्र प्रदेश में हुआ। 1922-24 में हुआ। अलूरी सीताराम राजू इसके हेड थे, इसके लीडर थे, ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ। नागा ट्राइब ने रिवेलियन किया 1932 में। जादू नांग 1905 से 31 तक लीड किया इन्होंने। रानी गैदी निलियू, इन्होंने भी इसको लीड किया। इट वॉज ए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लेटर डायरेक्टेड अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, नाउ वी विल सी सम सिविल रिवोल्ट्स ऑल्सो। तो अब आता है सिविल रिवोल्ट्स। सन्यासी रिवोल्ट हुआ बंगाल में 1780 में। दिस लेड बाय रिलीजियस मॉन्क अगेंस्ट ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस एंड रियून ऑफ पीजेंट्री। सन्यासी रिवोल्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवोल्ट माना जाता है सिविल रिवोल्ट में, एंड दिस वाज लेड बाय रिलीजियस मॉन्क्स, जो साधु वगैरह थे उन्होंने लीड किया था। साथ में और भी कुछ लोग थे, कुछ बड़े बड़े जो उस समय के लैंडलॉर्ड्स थे वो भी थे।
एंड दिस वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस एंड ड्यून ऑफ पिजेंट्री की वजह से हुआ था। तो कोट्टा बोमन का रिवोल्ट हुआ 1792-98 में। दिस वाज लेड बाय वीर पांड्या कोट्टा बोमन। दिस वाज अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश सुजेनिटी। ठीक है, ये साउथ में हुआ था। पाइका रिवोल्ट हुआ था। पाइका रिवोल्ट उड़ीसा में 1804 से 6 के बीच में हुआ था। दिस वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी। दिस वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से हुआ था। वेलुथम्पी का हीरोइक एक्शन, वेलुथम्पी का हीरोइक एक्शन, इनको मार दिया गया था बेसिकली बाद में। ट्रेवनकोर में हुआ था 1805 में। दिस वाज लेड बाय वेलुथम्पी अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सटॉर्शंस की वजह से हुआ था। कित्तोर रिवोल्ट हुआ, कित्तोर रिवोल्ट कर्नाटक 1824 में। दिस वाज लेड बाय चिन्नम्मा एंड रैयप्पा अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफियरेंस इन कित्तूर डिस्ट्रिक्ट। पागलपंथी मूवमेंट हुआ माइमेन सिंह में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, 1825 से 33 तक। दिस वाज लेड बाय करम शाह एंड टीपू, रिलीजियस नेचर का था ये। राजू रिबेलियन हुआ वाइजैग में बाई वीरभद्र राजू के द्वारा लीड किया गया, वाइजैग 1827 में। फैराइजी मूवमेंट हुआ हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, दादू मियाँ भी इसमें थे, फॉर द कॉज ऑफ टीनेंट्स, जो मतलब ज़मींदार के अंडर टीनेंट्स थे उनके कॉज के लिए, 1838 में हुआ था। हाई टैक्स लिया जा रहा था उन टीनेंट्स के, तो उनके लिए ये लड़ते कहता है। सतवंदी महाराष्ट्र में 1839 में हुआ था एंड दिस वाज लीड बाय फॉन्ड सावंत एंड अन्ना साहिब के द्वारा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में ही किया गया था। कूका रिवेलियन हुआ, सिविल रिवेलियन था पंजाब में। भगत जवाहर मल और सियान साहेब ने इसे लीड किया था पंजाब में, कूका रिवेलियन, वेरी फेमस, स्टार मार्क बहुत बार पूछा गया। गडकरी रिवोल्ट हुआ, गडकरी आप समझ ही सकते हो कि महाराष्ट्र के हैं, कोल्हापुर वाले। दिस वाज द अगेंस्ट द रेवेन्यू पॉलिसी इन कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। फिर आता है पोलीगर एक लैंडेड मैग्नेट हुआ करते थे जिनके पास मिलिट्री पावर हुआ करता था, छोटा मोटा मिलिट्री भी रखते थे। कर्नूल में हुआ ये 1846 में बाई नारसिम्हा रेड्डी के द्वारा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन 90th and 20th century. We will cover this topic in next video. I hope you like the video. If you like it, definitely you should share it also and do subscribe to the channel. Bye bye.